बलात्कारी पति। हर लड़की की तरह सुधा अपनी शादी और नए जीवन को लेकर उत्सुक थी। घर परिवार में सबका व्यवहार कैसा होगा, राकेश कुछ ज्यादा नहीं जान पाई थी। हालांकि राकेश सुंदर कामयाब लड़का था। शादी के बाद जब अपने पति राकेश के घर आई तो माँ के द्वारा दिया गया उसे गृहस्थी का ज्ञान और सहेलियों के द्वारा कुछ काम सुख के विषय में भी बताया। अब सहेलियों की बात सुन सुधा को घबराहट होने लगी। अक्सर कई विषय पर सुनते हैं तो इतना परेशानी नहीं होती, पर जब उस परिस्थितियों में आते हैं तो धड़कनें बढ़ने लगती हैं। मन मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार चलते हैं। अब सहेलियों की बातें सुन सुन सुधा उत्सुकता अब घबराहट में बदलने लगी। आज उसकी सुहाग रात है। कैसे होगा सब? कुछ गलत या कुछ परेशानी? और बहुत से विचार आ रहे थे। अक्सर संभोग या काम वासना के एहसास के प्रति पहली बार हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। शादी से पहले हर जवान होते युवकों और युवतियों में इस प्रकार के ख्यालों को लेकर उत्तेजना रहती है। लड़कों में काम वासना के प्रति ज़्यादा ही रुचि रहती है, इसलिए भी लड़कियां लड़कों से पढ़ाई में आगे हैं। यदि लड़के अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग पढ़ाई में करें तो भविष्य और जीवन दोनों ही उज्जवल हो, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां विपरीत होती हैं। काम वासना या यौन इच्छाओं को काबू कर अपने वर्तमान भविष्य को निर्धारित करती हैं। अब सुधा भी एक सीधी मध्यम वर्ग परिवार की लड़की थी। उसकी संगत कभी गलत नहीं रही, ना कोई प्रेम प्रसंग, तो उसे ये काम वासना के विषय में नहीं पता था। बस जीव विज्ञान की किताब में जितना पढ़ा था। अब किताबी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में फर्क होता है। तभी राकेश कमरे में आ जाता है। सुधा रिवाजों के मुताबिक उठती हैं, राकेश के पैर छूती हैं और उसे बैठने को इशारा करती हैं। दोनों ही मुख्य प्राणी की तरह बैठे थे कि शुरुआत कौन करे। अब जैसा बताया कि लड़कों सुहागरात को लेकर उमंग और रोमांचित रहते हैं, तो राजेश ने ही बातों की शुरुआत करी। राजेश ने घूंघट उठाया और काफी देर तक सुधा को देखता रहा। सुधा चुप बैठी थी। सुधा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्या प्रतिक्रिया दे। उसने नजर उठा के देखा तो राकेश उसे बस देखे जा रहा था। सुधा ने राकेश को देखते हुए बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो? राकेश बस सुधा को देखते हुए बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जयमाला से बोलना चाह रहा था और मुंह दिखाई का उपहार उसके हाथ में रखते हुए मैंने सुधा का हाथ हल्के से पकड़ लिया। सुधा ने शर्माते हुए हाथ छुड़ा लिया। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। फिर सुधा को माँ और सहेलियों की कही बातें याद आई। राकेश तेरा पति है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, उसे नाराज़ नहीं करना, जो कहे वो करना, पति को खुश रखना पत्नी का धर्म है। उसको जैसा बताया गया उसने वैसा ही किया। राकेश को दूध का गिलास दिया। रिवाज के मुताबिक दोनों ने आधा आधा दूध पिया। अब रिवाज तो पूरे हो चुके थे। अब तो दोनों फिर से मुख्य प्राणी राकेश ने फिर कोशिश की और हिम्मत करके सुधा का हाथ पकड़ ही लिया। सुधा की हालत ऐसी, सांस ना ऊपर जाए ना नीचे। पसीना घबराहट सुधा ने हिम्मत बांधते हुए राकेश से कहा, आपसे कुछ कहूँ? राकेश कब से सुधा के बोलने का इंतजार में था। हाँ बिल्कुल बोलो, क्या हुआ? आप बुरा ना माने तो हम आज सुहागरात ना मनाएं। राकेश ने शक्की नजरों से सुधा की तरफ देखा। क्यों? सुधा ने पसीना पोंछते हुए, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। राकेश हंसते हुए, अरे सुधा, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मेरा विश्वास करो और बेफिक्र रहो। और सुधा का हाथ पकड़ते हुए उसे गले लगा लेता है। सुधा को थोड़ी राहत मिलती है। राकेश ने उसकी मन की बात समझी। इतना अच्छा है। तभी उसे महसूस हुआ राकेश उसे अलग अलग जगह छूने की कोशिश कर रहा था। उसे अजीब लग रहा था। ये सब उसके लिए पहली बार था। वो ना चाहते हुए भी राकेश को रोक नहीं पा रही थी। सुधा ने राकेश से बोला, सुनिए, आज नहीं, कृपया थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। राकेश तो मानो बहरा हो चुका था। वो सुधा के अंगों को स्पर्श कर रहा था। गर्दन और हाथ
गालों को चूम रहा था। राकेश उत्तेजित स्वरों में सुधा के कानों के पास चुंबन करते हुए बोला, आज हमारी सुहाग रात है सुधा। आज के दिन पति को मना नहीं करते। पति पत्नी का देवता होता है, उसे नाराज नहीं करते। इस बात से उसके दिमाग में माँ की कही बातें घूम रही थी। उसे समझ आ चुका था विरोध व्यर्थ है। तो सुधा बस बेजान खड़ी किसी पुतले के जैसी थी। राकेश बिस्तर पर बैठा फिर से किसी भूखे गिद्ध की तरह उसे निहारने लगा और जोर जबरदस्ती करने लगा। सुधा को दर्द हो रहा था इस तरह, लेकिन राकेश को वहाँ काम सुख प्राप्त हो रहा था और उसे लग रहा था सुधा को भी अच्छा लग रहा है। आज भी समाज में, भारतीय पुरुषों में ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि संभोग में स्त्री को काटना, मारना या उसे दर्द देना दोनों को ही काम सुख की अनुभूति कराता है। इस मानसिकता का मूल कारण है ये इंटरनेट पर फैले अश्लील वीडियो और वेबसाइटों पर घंटों तक घुसे रहना। अब तक तो राकेश भूखे भेड़िए की तरह सुधा को आधा तो काट चुका था, चबा चुका था। सुधा घबराहट के कारण आधी बेहोश हो चुकी थी और राकेश अपने काम को पूर्ण करने के लिए पूरे जोर से लगा हुआ था। सुधा को अचानक काफी दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। फिर सुबह ही आंख खुली। सुधा का पूरा बदन टूटा हुआ, बहुत मुश्किल से उठ पाई। जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, बिस्तर की चादर पर खून के दाग देख उसे कोई हैरानी नहीं थी। वो परिचित थी इन बातों से। सहेलियों ने इस बात को लेकर काफी डराया था। राकेश की भी नींद खुल चुकी थी और वो सुधा को एक विजय मुस्कान के साथ देख रहा था। सुधा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बाथरूम में चली गई और नहाते हुए रोने लगी। सुहाग रात पर संभोग स्वाभाविक और दो लोगों की मर्जी से हो तो ही अच्छा लगता है। राकेश उसे कुछ वक्त देता और सुधा की सहमति लेता तो शायद ये उसके जीवन का खूबसूरत लम्हा होता। कोई भी संबंध दो लोगों के पूर्ण समर्पण के साथ ही संबंध बनता है, फिर वो शरीर का हो या मन का। सुधा नहा कर निकली और तैयार होने लगी। इतनी देर में राकेश भी नहा के आ गया और सुधा के गले लगते हुए, नाराज हो, बात नहीं करोगी क्या? सुधा को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा, क्योंकि उसे लगा पहली बार था, शायद इसलिए उसे बुरा लगा। अब जो हो गया सो हो गया, बदला तो नहीं जा सकता। वैसे भी राकेश उसका पति है, अधिकार है उसका। इस बात को खुद को समझाते हुए उसने राकेश को पूर्णता सौंप दिया। नई शादी हुई थी तो युवाओं में शादी के बाद यौन भावनाओं में व इच्छाओं में वृद्धि हो जाती है। फिर पति पत्नी में कोई अछूता नहीं रहता। दोनों ही एक दूसरे को संभोग के लिए निमंत्रण देते हैं और अपने निजी पलों का आनंद लेते हैं। तो सुधा ने भी इसका आनंद लेना शुरू किया। परंतु जैसे हाथों की मेहंदी उतरती गई, घर गृहस्थी में धंसती गई, महिलाओं को कई परेशानियों को झेलना पड़ता है, परंतु फिर भी हंसते हुए या चुपचाप काम में लगी रहती है, जबकि सबकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। सुधा को 6 महीने से ऊपर हो चुके थे। उसके ससुराल में राकेश ने भी खूब ख्याल रखा, हर तरह से खुश रखता था। एक दिन राकेश का कॉल आया, खाना मत बनाना, मैं लेकर आ रहा हूँ। सुधा को राहत हुई। आज सुबह ही उसको मासिक का दर्द उठा था और पहले दिन का दर्द कमर व हड्डी के टूटने का एहसास करा देता है। पेट में दर्द, जलन, रक्त प्रसव, इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। राकेश आया। उसने आते ही सुधा को गले लगा लिया। बहुत रोमांटिक मूड था। उसने खाना खाया और सुधा से बहुत प्यारी बातें कर रहा था। खाना खत्म कर जब सोने जाने लगे तो राकेश सुधा से लिपट गया। सुधा ने राकेश का हाथ हटाते हुए बोला, आज नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। राकेश ने फिर भी अनसुना कर दिया और वही जबरदस्ती करने लगा। सुधा ने जैसे ही राकेश को पीछे धक्का दिया, राकेश ने एक थप्पड़ जड़ दिया सुधा के गालों पर। क्या ड्रामा लगा रखा है? बीवी हो मेरी, मेरा जब मन होगा तुम्हारे साथ संभोग करूंगा, तुम मना नहीं कर सकती। सुधा कुछ बोलती उससे पहले ही वासना में अंधा हो राकेश अपनी भूख मिटाने लगा। सुधा दर्द से तड़प रही थी और राकेश उसकी चीखों में अपना चरम सुख देख रहा था और अपनी भूख मिटा के फिर सो गया।
राकेश का इस तरह का व्यवहार सुधा के मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न कर चुका था और राकेश की आदत बन चुकी थी। उसका जब मन होता सुधा को कमरे में चलने को बोलता। रात को सोते सोते जब मन हुआ उसके ऊपर चढ़ जाता। कभी कभी तो घर के काम के बीच में से ही उसे कमरे में जबरदस्ती ले जाता। अब तो अलग अलग कोशिशों में लगा रहता। उसके साथ सुधा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। लेकिन वो किससे कहे ये सब बातें। माँ बाप सास ससुर से कहते हर शरीफ लड़की को शर्म लगती है। अब जब होली आई तो पहली होली हर लड़की की मायके में होती है, तो सुधा के पिता उसको अपने साथ ले गए। अपनी शादी के बाद पग फेरे की ही रस्म में गई थी सुधा। उसके बाद तो राकेश ने जाने ही नहीं दिया और कभी कभी मौके पर उसके साथ जाता और साथ में ले आता। जब मायके गई तो उसने कुछ दिन तो कुछ नहीं कहा, पर जब ससुराल जाने की बात हुई तो सुधा ने वापस ससुराल ना जाने की बात रखी। सबने वजह पूछी तो वो नहीं बता पाई। तो सुधा की माँ रेखा ने सुधा को अकेले में बुलाया। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? राकेश ने कुछ कहा क्या? ससुराल वालों का व्यवहार तो ठीक है तेरे लिए? हाँ माँ। तब सुधा की माँ की नज़र सुधा की गर्दन पर गई तो दांतों के निशान दिखे, जो कि काफ़ी बुरी तरह कटा हुआ था। ये क्या हुआ सुधा? इतना सुनते ही तो सुधा अपनी माँ से लिपट गई और रोने लगी। आदमी नहीं है वो माँ, जानवर है। बहुत बुरा सलूक करता है, रोज मेरे साथ जबरदस्ती करता है और बहुत बुरी तरह रोई जा रही थी, मानो जैसे किसी नर्क से छूट के आई हो। चुप बेटा चुप, औरत की तो यही कहानी है। तेरा पति है वो, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर ले बेटा। छोटी छोटी बात पर ऐसी बातें नहीं करते। ये सब तो आदमी औरत के बीच होता ही रहता है। अब तुम उसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन करेगा? आदमी को खुश रखना चाहिए। आदमी को बाहर मुंह मारते देर नहीं लगती। और कब तक करेगा? अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए भी ज़्यादा प्यार करता होगा। माँ, ये प्यार नहीं है, हैवानियत है। रोज मेरे साथ मेरी बिना मर्जी के करता है। मैं मरूं या जीऊं उसे कोई फर्क नहीं है। उसकी हवस मिटनी चाहिए बेटा। पर बंद कमरे में तो सबके साथ होता है, हर औरत के साथ है। ये कोई नई बात थोड़ी है। मेरी बात मान, दामाद जी आए तो चली जाना। बेटी, क्यों अपना घर बर्बाद कर रही हो? सुधा ने फिर हिम्मत समेटी और ससुराल चली गई। राकेश रास्ते भर किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे देखते हुए बोला, जाने मन कितना तड़पाया है। इतने दिन मुझे पता है कैसे रहा हूँ इतने दिन। और सुधा मन में सोच रही थी, मुझे पता है मैं कितने चैन से रही हूँ। सुधा आधुनिक जमाने की होकर भी राकेश के साथ डरी सहमी सी रहती थी। पिता ने कर्ज लेकर शादी की थी, कितनी उम्मीद थी उसको अपने परिवार से। लेकिन माँ की बातों में सलाह कम, एक डर नजर आ रहा था। कहीं बेटी वापस मायके में आकर बैठ गई तो। आज भी समाज में बेटियों को शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी समझकर उनके साथ हो रहे गलत के लिए बेटी का साथ नहीं देते। तो कुछ ऐसे भी हैं जो छोटी बातों पर भी तलाक ले लेते हैं। समाज में हर प्रकार का व्यक्ति है। इन विचारों में व्यस्त सुधा घर तो आ गई। उसे पता था राकेश फिर उसके साथ क्या करेगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन सुधा सहती रही। दिन प्रतिदिन अपनी वासना को ज़्यादा आनंदमय बनाने के लिए राकेश कुछ न कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता। सुधा के सास ससुर गांव में रहते थे, तो राकेश को किसी का डर नहीं था। वो पूरे घर में बेशर्मों की तरह सुधा को कहीं भी पकड़ लेता और अपनी भूख मिटाने लगता। लेकिन अब उसकी हरकतें बदल रही थी। अब वो उसको मारने लगा। उसकी चीख दर्द में लेकर आनंद उठाता और बाद में मरहम भी लगाता। लेकिन रोज रोज की हैवानियत से सुधा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। आंखों के नीचे काले निशान और जिस्म में जगह जगह दांतों के काटने के निशान शर्म की वजह से बाहर नहीं जा सकती थी। राकेश और सुधा की जिंदगी और लोगों की तरह सामान्य ही थी, लेकिन बंद कमरे की बातें
वो किसे कहती और कौन मदद करता, क्योंकि पति पत्नी की आपस की बात है कहकर तो उसकी माँ ने समझाया था, तो और कौन सुनता। सहेलिया भी बस अफसोस जताती, गालियां देती और तलाक की सलाह देती। लेकिन ये सब बातें तो वो भी सोच चुकी थी, पर साथ किसने दिया। बातें तो सब करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हमदर्दी तो दिखा रहे थे, पर कोई अपना उसके साथ में खड़ा भी तो हो। सुधा मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी और राकेश वासना में चरम सुख के आनंद लेने के लिए प्रताड़ित करता रहता था। एक दिन राकेश नशे में घर आया और राकेश सुधा से बहुत प्यार से पेश आ रहा था। और राकेश जिस दिन सुधा से ज़्यादा प्यार से पेश आता, उस दिन सुधा को ज़्यादा दर्द सहना पड़ता था। आज राकेश ने दरवाजे बंद कर टीवी स्क्रीन पर मोबाइल कनेक्ट कर एक अश्लील वीडियो चालू किया और सुधा के कंधों को पकड़ते हुए बोला, जानू, आज इस वीडियो के जैसे करेंगे हम भी। सुधा देखते ही रोने लगी। वीडियो काफ़ी अश्लील और अप्राकृतिक यौन क्रियाओं को लेकर बनाया गया था और सुधा ने देखते ही मना कर दिया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बहुत हो गया। राकेश ने उसकी तरफ हंसते हुए देखा और बोलने लगा, तुमसे पूछा नहीं है मैंने, बताया है, ऐसे ही करेंगे हम। घुटने के बल बैठो और वीडियो में जैसे वो लड़की कर रही है करो। सुधा रोई जा रही थी। उसके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि राकेश का विरोध कर सके। सुधा राकेश के हाथ जोड़ रही थी। नहीं, ऐसा मत करो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। सुधा, उस लड़की को देखो, वो भी तो कर रही है और उसे कितना मज़ा आ रहा है। देखो कैसे आहें भर रही है। सुधा को वो सब देखते हुए भी घिन हो रही थी। सुधा निरंतर मना किए जा रही थी और राकेश ने मार पिटाई कर अपनी इच्छा पूर्ति कर अपनी वासना मिटा ही ली। लेकिन सुधा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे खुद से घिन हो रही थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, या तो राकेश को मार दे या खुद को। लेकिन राकेश को मारने की हिम्मत और शरीर में उसके इतनी शक्ति नहीं थी। उसने इस नर्क में जीने से मरना बेहतर समझा। लेकिन राकेश जैसे हैवान को किसी और लड़की की जिंदगी खराब करने नहीं देगी। फैसला करके सुधा रसोई में गई और सिलेंडर का पाइप हटा के गैस खोल दी और अपनी माँ को फोन किया। देर रात सुधा का कॉल देख रेखा जी हैरान, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो हैं? इतनी रात को कॉल, क्या हुआ? दूसरी तरफ सुधा बेसुध आखिरी बार अपनी माँ बाप से बात करना चाहती थी। माँ, मैंने अपना घर टूटने नहीं दिया। मेरे आत्मसम्मान का रोज बलात्कार हुआ, किसी मांस के टुकड़े की तरह नोची गई, चबाई गई। लेकिन माँ, मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया, रोज कोशिश करी, सब ठीक होगा, अब ठीक होगा। एक दिन मेरा पति मुझ में वासना नहीं, एक पत्नी देखेगा। लेकिन मैं गलत थी माँ, पिताजी से आखिरी बात कराओ ना। रेखा जी सुधा की ये बातें सुनकर उसके पिता को उठाती हैं। देखो सुधा कैसी बातें कर रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, आपसे बात करने की कह रही है, आप बात करो, समझाओ उसे। फोन लेते हुए, हाँ सुधा बेटा। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। सुधा के पिता उसे चुप कराते हुए, बेटा मैं सुबह ही तुझे लेकर जाऊंगा, तू चिंता मत कर, मेरी अच्छी बिटिया है ना, तू परेशान मत हो। नहीं पिताजी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, आप लोगों से आखिरी बार बात करना चाहती थी, हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। सुधा के माँ बाप दोनों बहुत घबरा चुके थे। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी आता हूँ बेटा, तू कुछ गलत मत करना। गैस बहुत तेजी से घर में फैलने लगी। राकेश को भी बदबू आने लगी। जब तक वो उठता गैस फैल चुकी थी। राकेश भागकर रसोई में गया तो देखा सुधा रसोई में सिलेंडर पर बैठी फोन पर बात कर रही थी। राकेश गुस्से में बोलते हुए, साली पागल औरत, सबको मरवाना चाहती है क्या? और गुस्से में सुधा की ओर बढ़ने लगा। राकेश जैसे ही सुधा के करीब आया, सुधा ने राकेश के मुंह पर थूकते हुए लाइटर जलाया और कुछ ही पल में जोर का धमाका। दूसरी तरफ फोन कान पर लगाए सुधा के पिता सुधा के घर के लिए निकल ही रहे थे कि तेज धमाके की आवाज के साथ
फ़ोन कट गया और सुधा के पिता के हाथ से फ़ोन छूट गया और सिर पर हाथ रख फूट फूट के रोने लगे। और सुधा की माँ खुद को दोषी मानते हुए खुद को कोसती तो कभी सुधा से माफ़ी मांगती। मोहल्ले में घर में सिलेंडर फटने की घटना समझ लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए और एक मासूम की कहानी भी उस जले हुए घर में कहीं मलबे में दब गई। लेकिन दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई। ऐसी कितनी ही सुधा आज भी अपने पति से इस क्रूरता का शिकार है, इस मानसिक व शारीरिक शोषण से ग्रस्त हैं। आज भी लोग इन बातों को मजाक समझते हैं या पति पत्नी के बीच का मामला, लेकिन गलत को गलत नहीं कहा जाता। आज भी ऐसी क्रूरता को पति पत्नी के आपसी निजी संबंधों व वैवाहिक जीवन का हवाला देकर ऐसी प्रताड़ना को ना जाने कितनी महिलाएं रोज सहन करती हैं। भारत में जितने बलात्कार के आंकड़े हैं उससे ज़्यादा वैवाहिक बलात्कार के मामले हैं, परंतु अपने हक के लिए लड़ना व अपने ग्रस्त जीवन को कोई खत्म नहीं कर पाता। किसी के बच्चे तो किसी का परिवार का साथ नहीं मिलने के कारण आज भी कितनी महिलाएं अपने साथ हो रहे गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, जिसमें कि दोषी उसका ही पति हो तो कैसे आवाज़ उठाए, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई केस नहीं होता। साल में कोई 1 या 2 केस होते भी हैं तो समझौता करा के भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि इस बारे में खुल के बात तक नहीं करते लोग, क्योंकि पति पत्नी के बीच का मामला है कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। घरेलू हिंसा के लिए तो कानून है, पर वैवाहिक बलात्कार जैसे शब्द की वैधानिक परिभाषा ये है कि एक 18 साल से कम युवती के साथ संभोग करता है तो उस पर वैवाहिक बलात्कार माना जाएगा और जिसकी सज़ा जुर्माना या 2 साल 7 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ सिर्फ अप्राकृतिक क्रियाओं के लिए ही सज़ा या बलात्कार का मुकदमा किया जा सकता है, जिसमें भी जुर्माना और 2 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन कानून की जानकारी ना होने के कारण, आर्थिक कारणों व शर्म की वजह से कितनी महिलाएं शिकायत नहीं करा पाती और उनका परिवार भी उनकी ही गलती मानता है और मजबूरी में समझौता करा के सब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं चाहते। शादी के बाद आदमी को अपनी ज़रूरतों के साथ पत्नी की भी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। अपनी मर्जी के साथ उसकी भी मर्जी ज़रूरी है। जैसे हर कोई अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है, अपनी मर्जी से घूमना फिरना चाहता है, खाना चाहता, रहना चाहता है, सोना उठना चाहता है, इसी प्रकार भी संभोग भी अपनी मर्जी से चाहता है। स्त्री को संभोग से आपत्ति नहीं है, लेकिन उन क्रियाओं में आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, उसकी इच्छाओं का कितना मान करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। स्त्री कोई वासना पूर्ति के साधन नहीं है और ना कोई खिलौना। भारत में इस प्रकार की बढ़ती घटना को लेकर हमारी विधायिका को भी इस विषय के अधिक और कड़े से कड़े नियम व कानून बनाने चाहिए और न्यायालय को भी ऐसे मुकदमों में कड़े फैसले देकर समाज में न्याय व अपराध को परिभाषित करने की फिर से आवश्यकता है। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी हमें एडवोकेट जतिन जी ने भेजी है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।